गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। आज हम देखेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। तो देखते हैं कि ये है क्या। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना या टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स, ये जो परिकल्पना है ये आपकी द्वैतारक परिकल्पना है या बाइनरी हाइपोथेसिस है। तो बाइनरी हाइपोथेसिस क्या होती है या ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? दो तारों से सौर परिवार की उत्पत्ति मानने वाली परिकल्पनाओं को द्वैतारक परिकल्पनाएं कहा जाता है। इस वर्ग की अधिकांश परिकल्पनाओं का प्रतिपादन अभी हाल ही में हुआ है। ठीक है, जो पुरानी परिकल्पनाएं हैं वो सारी कैसी हैं? वो मोनिस्टिक या अद्वैतवादी संकल्पनाएं हैं। अब इस समय तक काफ़ी नए तथ्यों की जानकारी हो चुकी थी, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आया। मतलब ये थोड़ा नवीन विचार है। जो द्वैतारक संकल्पनाएं हैं वो नवीन संकल्पनाएं हैं। इसमें एग्जाम्पल जो हैं वो हैं आपकी जेम्स जीन्स की परिकल्पना, इसके अलावा चैम्बरलिन मोल्टन की परिकल्पना, वाइजेकर की परिकल्पना, जेफरीज की परिकल्पना और रसेल आदि जो वैज्ञानिकों की संकल्पनाएं या परिकल्पनाएं हैं वो इस वर्ग में सम्मिलित की जाती हैं। ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं वो द्वैतारक परिकल्पनाओं के अंडर आती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना की, टाइडल हाइपोथेसिस की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस परिकल्पना का प्रतिपादन कब हुआ। तो जो जेम्स जीन्स थे ये आपके एक ब्रिटिश विद्वान थे। इन्होंने 1919 में अपनी परिकल्पना दी, ज्वारीय परिकल्पना। इसी परिकल्पना में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जेफरीज ने 1926 में। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। 1926 में जेफरीज नामक विद्वान थे, उन्होंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, ये जेम्स जीन्स क्या बोलते हैं, उनके अनुसार सूर्य अपने वर्तमान आकार से काफ़ी बड़ा गैस का गोला था और सूर्य से भी कई गुना जो बड़ा एक तारा था अपने पथ पर चलता हुआ सूर्य के पास से गुजरता है। ठीक है, ठीक है। तो इस परिकल्पना में यह माना गया है कि सूर्य के साथ ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा और था। सूर्य जो है अपनी धुरी पर घूम रहा था और जो साथी तारा था वो सूर्य के पास आ रहा था, निकट आ रहा था। ठीक है, इससे क्या होता है, अब देखिए, जैसे जैसे ये तारा निकट आने लगा सूर्य के बाह्य भाग में ज्वार उठने लगा। क्यों उठने लगा? क्योंकि जो दूसरा तारा था उसकी जो गुरुत्व बल था उसने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया। इस तारे के सूर्य के निकट आने तक यह ज्वार प्रबल हो गया। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे वह ज्वार प्रबल होता गया और इससे क्या होता है, सिगार के आकार का यह ज्वारीय फिलामेंट करोड़ों किलोमीटर लंबाई में फैल जाता है। इसको डायग्राम में देखेंगे भी हम। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जब ये भ्रमणशील तारा जो सूर्य के पास से गुजर रहा था, निकट आने पे ये जो फिलामेंट था ये सूर्य से अलग हो गया। लेकिन जब अलग हुआ तो ये तो तारा था ये आपका उससे आगे जा चुका था। ठीक है, और अब ये जो फिलामेंट जो सूर्य से अलग हुआ था, ये फिलामेंट न तो उस तारे के साथ जा सका, न तो उसके गुरुत्व में इतना बल था कि वो उसको अपनी तरफ खींच ले, और न ही ये वापस सूर्य में मिल सका। तो ये जो फिलामेंट है ये बाहर निकल गया। वापस डायग्राम में देखोगे। ठीक है, इस डायग्राम में क्या देखोगे कि ये एक विशालकाय तारा है जो क्रॉस कर रहा है और ये जो है हमारा वर्तमान में जो सूर्य है वो है। अब ये जैसे जैसे पास आता है तारा, तो सूर्य से ये जो यहाँ पर सूर्य है उससे एक फिलामेंट निकलता है। ठीक है, फिलामेंट निकलता है, जैसे जैसे ये तारा पास आता है ये फिलामेंट का आकार बढ़ता जाता है और उसके आकर्षण के कारण में ये क्या होता है, ये जो सिगार के जैसा जो है सिगार शेप्ड फिलामेंट है ये इससे अलग हो जाता है। अब अलग हो गया, ये तारा तो चला गया, लेकिन अब ये जो सिगार फिलामेंट निकला ये न तो सूर्य के पास वापस जा पाया और न ये इस तारे के साथ में जा पाया। तो ये क्या होता है, ये फिलामेंट जैसा शेप है आपका निकल जाता है। अब क्या होता है आगे, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ये फिलामेंट सूर्य की परिक्रमा करने लग जाता है। उसके बाद में क्या होता है, जो निकला हुआ फिलामेंट है ये सूर्य की परिक्रमा करने लग जाता है। अब फिलामेंट की द्रव्य राशि में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से और इसके घनीभूत होने से गांठें या ग्रंथियां पड़ने लग जाती हैं। ये जो ग्रंथिल फिलामेंट ही है घनीभूत होकर विभिन्न ग्रहों में परिणत हो जाता है। अब ये जो फिलामेंट निकला उससे ही विभिन्न जो 9 ग्रह हैं वो निकलते हैं।
और ये जो फिलामेंट है आप इसका शेप देखोगे तो इस सिगार के जैसा है, ठीक है, मतलब बीच से बड़ा है और किनारों पर छोटा है। तो ज्वारीय प्रभाव से निस्तृत जो फिलामेंट है दोनों सिरों पर सकरा और बीच में से अधिक फैला हुआ था, इसलिए इस फिलामेंट के घनीभूत होने से बनने वाले ग्रह भी दोनों सिरों पर छोटे हैं और मध्य में बड़े आकार के बनते हैं। ठीक उसी प्रकार सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ग्रहों से उपग्रह बनते हैं। जिस प्रकार से ये सूर्य से ग्रह बनते हैं उसी प्रकार ग्रहों से आपके उपग्रह बनते हैं। ग्रहों की द्रव्य राशि पर सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो लघु ज्वारीय फिलामेंट उत्पन्न होता है उनसे उपग्रह बनते हैं, और जिन ग्रहों के दो या दो से अधिक उपग्रह हैं उनमें भी मध्यस्थ उपग्रह बड़े बनते हैं और जो सिरों की तरफ उपग्रह हैं वो छोटे बनते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फिलामेंट का जो आकार है उससे ये वर्तमान में जो ग्रहों की और उपग्रहों के आप वितरण देखते हो उसमें भी ये दिखाई देता है कि जो जो मध्य वाले जो उपग्रह हैं वो बड़े हैं और जो छोरों पर जो उपग्रह हैं वो आपके छोटे हैं। आप ग्रहों का भी यदि वो देखोगे, आकार देखोगे, तो आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। अब इस परिकल्पना की कुछ विशेषताएं हैं। देखो क्या विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं के कारण वर्तमान में भी इस परिकल्पना को मान्यता प्राप्त है। पहला, सूर्य परिवार के ग्रहों को यदि एक रेखा में आप व्यवस्थित करोगे तो देखोगे कि बड़े ग्रह बीच में हैं और दोनों सिरों पर छोटे ग्रह अवस्थित हैं। तो ग्रहों की यह व्यवस्था कैसी है आपकी, सिगार के जैसी है, जो फिलामेंट जो निकला था उसके अनुसार है, ऐसी है। तो यहाँ पे छोटे ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं और फिर छोटे ग्रह हैं। तो ये व्यवस्था कैसी है आपकी, जो फिलामेंट निकला उसी के अनुसार है। तो इससे आप क्या कह सकते हो, इससे इसकी पुष्टि होती है कि हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिससे आपका सौरमंडल बना है। दूसरा, जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसकी दूसरी विशेषता यह है कि ग्रहों की भांति उपग्रहों की भी सिगार जैसी वितरण व्यवस्था है। जिस प्रकार से ग्रहों का वितरण है वैसे ही उपग्रहों का भी वितरण है। या आप देखिए इसमें, ठीक है। तो जो ये डायग्रामेटिक स्कीम है ये दिखा रही है कि जो आपके प्लैनेट्स की उत्पत्ति हुई है आउट ऑफ ए सिगार शेप्ड फिलामेंट ऑफ गैसेस, गैसों का एक सिगार के जैसा जो फिलामेंट था उससे आपके ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इज इंडिकेटेड अंडर ईच प्लैनेट। सैटेलाइट ये संख्या है उनकी जो ग्रहों की है। जीन्स का ये दिया हुआ डायग्राम है। देखिए सूर्य के पास वाले जो हैं वो छोटे हैं, उसके बाद में फिर आकार में वृद्धि होती है और अंतिम में फिर छोटा होता जाता है। तो ये जो आप इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ग्रहों का, उससे आपको ये लगता है कि जो सिगार के जैसा निकला फिलामेंट उसी से ही बाद में जाके उसमें ग्रंथियां पड़ी और उन्हीं से ही बाद में जाके जो ग्रहों की है उत्पत्ति होती है। तीसरा जो है, छोटे ग्रहों को ठंडा होने में अपेक्षाकृत कम समय लगा, अतः इनके कोई उपग्रह नहीं है। आप देखोगे कि जो छोटे उपग्रह हैं, जैसे आप ये देखो, पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के दो उपग्रह हैं, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार से आप देखोगे नेपच्यून का आपका एक है। तो मतलब जो जितना छोटा जो ग्रह है उसके उतने ही कम उपग्रह है। तो कहने का रीजन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि छोटे ग्रह है ना, वो क्या हुआ, उनको ठंडा होने में टाइम कम लगा और इससे क्या हुआ कि या तो इनके उपग्रह नहीं है या इनके उपग्रह बहुत कम है। इसके विपरीत जो बड़े ग्रह थे वो लंबे समय तक गर्म रहे और उसमें जो ग्रंथियाँ थी वो पढ़ने के स्कोप ज़्यादा रहे, इसलिए उनके उपग्रहों की संख्या अधिक है। तो ये जस्टिफाई करता है कि जो छोटे ग्रह हैं उनके उपग्रह कम क्यों हैं और जो बड़े ग्रह हैं उनके उपग्रह ज़्यादा क्यों हैं। इसके बाद में इस परिकल्पना में सभी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निकले फिलामेंट से ही होने की कल्पना की गई है। यह इस तथ्य की पुष्टि जो होता है वो इस तथ्य की पुष्टि सभी ग्रहों की संरचना में समान पदार्थों के योगदान से होती है। इसका मतलब यह है कि जब हम वर्तमान में जब कंपोजिशन देखते हैं तो देखते हैं कि जो जितने भी ग्रह हैं जिनके बारे में हमें पता है तो उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग एक ही प्रकार के पदार्थों से हुई है। तो क्यों हुई है, क्योंकि वो जो पदार्थ बने वो एक ही फिलामेंट से बने हैं और वो फिलामेंट का जो सोर्स था वो सूर्य का अंश था। तो इस वजह से जो पदार्थ जितने भी मिलेंगे आपको सब में एक ही प्रकार का कंपोजिशन देखने को मिलता है। यह परिकल्पना इस तथ्य का तर्कसंगत स्पष्टीकरण देने में समर्थ है कि सभी ग्रह समकालीन हैं, मतलब सभी ग्रह लगभग एक ही समय बने हैं। इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों का निर्माण सूर्य से अलग हुए फिलामेंट से एक ही साथ हुआ था। ठीक है, तो ये भी ये प्रूफ करती है। अब इसमें फिर भी कुछ आलोचनाएं हैं, देखते हैं क्या क्या है आलोचनाएं। इसके जो प्रमुख आलोचक हैं वो क्या कहते हैं कि अंतरिक्ष में तारों की पारस्परिक दूरियां बहुत अधिक हैं।
उनके इतना निकट आने की संभावना नहीं है। तो जो जो ये बोलना चाह रहा है कि वो जो बड़ा तारा आया था वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साथ ही इतना निकट आने की संभावना नहीं है कि तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से बहुत बड़ी मात्रा में द्रव्य राशि फिलामेंट के रूप में बाहर निकले और अलग हो जाए। ठीक है, ये बोलते हैं। दूसरा, इस परिकल्पना में कोणीय संवेग के वितरण की विसंगति का स्पष्टीकरण भी नहीं मिलता है कि कोणीय संवेग का वितरण किस प्रकार से है, ये नहीं दर्शाता है। उसकी बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करता है कि किस प्रकार से ये जो ग्रंथियाँ पड़ी और अलग अलग जो है ग्रहों की उत्पत्ति हुई, वो भी ये नहीं दर्शाता है। कुछ वैज्ञानिकों की मान्यता है कि सूर्य से अलग हुए गैसीय फिलामेंट का शीतल होकर ग्रहों में परिणत होना संभव नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि जो फिलामेंट है वो ठंडा होकर ग्रह बने, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, संभव ही नहीं है वो। बल्कि इतने उच्च तापमान वाली स्थिति के कारण या तो उसे अंतरिक्ष में विलीन हो जाना चाहिए, अर्थात जो ग्रह बने वो ग्रह ना बन के वो एक ऐसे ही पदार्थ के रूप में ब्रह्मांड में फैल जाने चाहिए थे। कि वो जो ग्रंथिल हुए वो कैसे कॉन्सोलिडेट हुए, कैसे एकत्रित होकर वो ग्रह बने, वो होना संभव नहीं है। एक अन्य आलोचना है, वो एक विद्वान है रसेल, वो कहते हैं कि सौर परिवार के बराबर विस्तृत फिलामेंट का सूर्य से अलग होना संभव नहीं है। ठीक है, सौर परिवार के बराबर विस्तृत फिलामेंट का सूर्य से अलग होना संभव नहीं है, मतलब इतना बड़ा फिलामेंट अलग हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये आपकी कुछ आलोचनाएं थी जो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है उसकी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जो तीसरा बचा हुआ एक पार्ट है अपना, जो थ्योरी है वो। ठीक है, जो है आपकी वो है ओटो श्मिड की अंतर तारक धूल परिकल्पना। वो आपकी लास्ट सिद्धांत है जो उन्होंने 1943 में दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।